सो हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक अगेन। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। सो एज यू ऑल नो, ये चैप्टर थोड़ा सा मुश्किल है, बट स्टिल अगर आप ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आई गेस आपको इस चैप्टर में ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। ओके, सो एज यू ऑल नो कि चैप्टर का वेटेज अच्छा खासा है फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो इस इंपॉर्टेंस को देखते हुए मैंने एक छोटा सा टेस्ट अलाइन किया है। ओके, और इस टेस्ट में ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, हार्डली 6 क्वेश्चंस हैं। 2 क्वेश्चंस आर एमसीक्यू, देन द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर सब्जेक्टिव। ओके, सो यू कैन सी द टेस्ट। So if you want the same test, just write in the comment section and I will send the file directly to you. Okay, so now without wasting our time, let's start solving these questions. So we are going to start this by question number 1. What is our question number 1? Now this is the question on your screen. So question number 1 is MCQ type question. The question is alkaline KMnO4 act as oxidizing agent in the conversion of ethanol to ethanoic acid. Okay, अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो एक क्वेश्चन जो है इट इज बेस्ड ऑन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन पर बेस्ड है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब पहला क्वेश्चन उठता है कि इस रिएक्शन के अंदर हो क्या रहा है, वो तो क्वेश्चन लिख दिया। हो क्या रहा है, यहाँ इथेनॉल जो है इट इज कन्वर्टेड इनटू इथेनोइक एसिड, लेकिन किसकी प्रेजेंस में? किसकी प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4, दैट इज अल्कलाइन KMnO4। बट इसने बता भी दिया कि भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब ये क्या कर रहा है, ये ऑक्सीडाइज कर रहा है किसको? किसको ऑक्सीडाइज कर रहा है? इथेनॉल को। किसके अंदर? इथेनोइक एसिड के अंदर। लेकिन व्हाट इज द रोल एक्चुअली? रोल क्या है? रोल इज, इफ वी टॉक अबाउट अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, it act as a strong oxidizing agent. It will act as a strong oxidizing agent. Now why we are saying so? Because it will going to supply the nascent oxygen. This is the important term. What it is going to do? It will going to supply the nascent oxygen. और ये जो nascent oxygen है ये क्या करेगी? It is going to add oxygen to ethanol. And अगर इथेनॉल को ऑक्सीजन मिलेगा तो ये आराम से कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? इथेनोइक एसिड के अंदर। इज दैट क्लियर? सो अगर मैं ऑप्शन देखूं सही सही सा, मुझे लग रहा है कि यार ऑप्शन बी जो है इट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द आंसर, दैट इट विल गोइंग टू ऐड oxygen to the ethanol molecule, right? So this is the question number 1. Now we can move to the next question. So now what is the next question? So this is our next question. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं, कुछ नहीं, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज व्हाट इज, सॉरी, विनेगर इज अ सॉल्यूशन ऑफ, तो विनेगर किसका सॉल्यूशन है? तो विनेगर इज द सॉल्यूशन ऑफ 5 to 8% ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर। इट मींस अगर मेरे पास 100 ml ऑफ सॉल्यूशन है विनेगर का, तो मुझे इस विनेगर के सॉल्यूशन के अंदर अराउंड 5 या फिर 8 ml किसका डालना है? एसिटिक एसिड का। ओके, एंड द रेस्ट, अगर मैं 5% ले रहा हूं तो मुझे रेस्ट 95% किसका डालना है? वाटर, राइट? अगर मैंने 8% लिया तो रेस्ट 92% कौन रहेगा? रेस्ट 92 ml कौन रहेगा? वाटर। सो दिस वुड बी द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन सी। ओके, that it contains 5 to 8% of acetic acid in water. So these are the two MCQs which we have discussed, right? So now moving to the next question. So what is the next question? So next question is, when ethanol is heated in concentrated sulfuric acid at 443, that is 170 degrees Celsius, and unsaturated hydrocarbon is produced. तो एक unsaturated hydrocarbon produce हो रहा है, right? So now we have some more questions also. So question number A is, name the main organic compound which is formed in the reaction, and also we need to write its structural formula. तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं सीधा। देखो, अब इस रिएक्शन की बात करें तो इस रिएक्शन को हम कॉमनली जानते हैं किस रिएक्शन के नाम से? द डिहाइड्रेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ठीक है, अब इस रिएक्शन में हो क्या रहा है? इस रिएक्शन में जो इथेनॉल है ये रिएक्ट करता है किसके साथ? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और वाटर लूज करता है, राइट? और क्या फॉर्म कर देता है? एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। वो तो सब लिखा ही है। नाउ क्वेश्चन में पूछा कि व्हाट इज द मेन ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म? तो मेन ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म विल बी इथीन, एंड दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर इथीन, राइट? अब यहाँ क्वेश्चन है राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब यहाँ बच्चा कंफ्यूज होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है? देखो, दो फॉर्मूलाज होते हैं। अगर मैं बात करूं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की, तो जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है इट इज, एज यू नो, भाई ये एल्कीन फैमिली से बिलोंग कर रहा है, तो अगर मैं C2 लिख रहा हूं तो H विल बी डबल, सो इट इज ऑल्सो इथीन। बट ये जो फॉर्मूला मैंने यहां लिखा है ये फॉर्मूला कहलाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बट
अगर मैं इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा और एक्सपेंड कर दूं, लाइक मैं अगर लिख दूं इसको कुछ इस तरह से, नाउ दिस कंपाउंड is known as ethene again, and this representation is called structural formulation of ethene, right? So ये तो हो गया आंसर कि स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होगा क्या या क्या बनने वाला है. Now let's discuss point number B. Let us question number B. Question number B is write the balanced chemical equation for the above reaction. मतलब डिहाइड्रेशन रिएक्शन जो हो रही है मुझे उसके लिए एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है. So when you are going to write the reaction, first we need to take this compound. So this compound is CH3CH2OH, that is ethanol. क्या है ये? इथेनॉल. तो अगर मैं इथेनॉल को रिएक्ट करा रहा हूँ किसके साथ? कंसंट्रेटेड H2SO4 that is सल्फ्यूरिक एसिड के साथ at temperature 443 Kelvin, तो it will going to form ethene. क्या फॉर्म करेगा ये? इथीन फॉर्म करेगा. एंड अगेन यस, यहाँ वाटर भी प्रोड्यूस हो रहा है इन द प्रोडक्ट साइड, and that is why this reaction is called dehydration reaction. Dehydration reaction कहने का सिंपल रीजन ये था कि वाटर रिलीज हो रहा है, राइट? नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4? इस पूरी रिएक्शन में जो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है उसका रोल क्या है? तो उसका रोल बहुत सिंपल है, इट इज एक्टिंग एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट. और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम्स में. व्हाट इज द रोल ऑफ इट? रोल इज इट इज बिहेविंग एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट. इट मींस ये क्या कर रहा है? वाटर के मॉलिक्यूल्स को रिमूव कर रहा है फ्रॉम द इथेनॉल, राइट? सो अगर वाटर का लॉस हो रहा है या वाटर का रिमूवल हो रहा है, दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट dehydration, and the role is dehydrating agent. So this is our question number 3. So now we can move to the next question. I hope you are getting the questions right. Okay, so now this is your question number 4 on the screen. So what is question number 4? Question 4 is an organic compound A having the chemical formula C2H4OH. तो जैसा मैंने थोड़े पहले डिस्कस किया कि अगर कभी भी इस तरह का फॉर्मूला दिखता है तो it will be the molecular formula, right? So this compound A is going to react with an alcohol B, and this alcohol B is having the chemical formula this, like C2H6O, and this reaction is going to uh, occur in the presence of an acid catalyst, which actually going to form a sweet smelling compound C in the last. तो यहाँ काफी सारे हिंट मिल गए हमें, ठीक है? अब इन सब हिंट को नजर में रखते हुए सबसे पहले से ये पूछ लिया हमसे, भाई आइडेंटिफाई करो कंपाउंड ए बी सी एक्चुअल में है क्या. तो सबसे पहला पार्ट, मुझे ए बी सी तीनों को ढूंढना है. अभी ए बी सी जब तीनों ढूंढ रहे हैं, तीनों की वेटेज कितनी? 1.5, मतलब 0.5 फॉर ईच, राइट? सो ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम सिंपली जानते हैं एस्टरिफिकेशन के नाम से. कौन सी रिएक्शन है? एस्टरिफिकेशन, राइट? अब इस एस्टरिफिकेशन के रिएक्शन के अंदर हो क्या रहा है? सबसे पहली चीज, कोई भी एक एल्कोहल जो है रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? किसी भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ. कौन सी एसिड के साथ? कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ. और जब ये रिएक्शन हो रही है, ठीक है, तो ये रिएक्शन हो रही है किसी भी एक एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, और ये क्या फॉर्म कर देता है? एस्टर. तो हिंट में जो बोला था स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड, इट वाज एस्टर, एंड दिस इज द रिएक्शन. सो सबसे पहली चीज, इसमें बोला ऑर्गेनिक कंपाउंड ए है विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H4O2. तो O2 है, इट मींस इट इज द कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट? अगर यहाँ सिर्फ सिंगल O है, देन इट विल बी द अल्कोहल, दैट इज OH ग्रुप. तो पहले लिख लेते हैं ए और बी है क्या. सो अगर मैं कंपाउंड ए की बात करूं विद फॉर्मूला C2H4O2, इट विल बी इथेनोइक एसिड. तो नाम भी लिखना है और केमिकल फॉर्मूला भी लिखना है, राइट? अगर आप एग्जाम में नाम ही लिख रहे हो खाली, बस केमिकल फॉर्मूला लिख रहे हो, तो हो सकता है कि आपके मार्क्स कट जाए, राइट? तो आपको दोनों चीजें लिखनी है, नाम भी और केमिकल फॉर्मूला भी. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज C2H6O. so this would be alcohol. So alcohol क्या बनेगा? C2H5OH. so the name of this compound is ethanol. Now in last क्या बनने वाला था? Ester. So the formula of the ester is CH3COO then C2H5, and नाम की बात करें that is ethyl ethanoate. अब यहाँ बच्चों को कंफ्यूजन होती है, इसका नाम इथाइल इथेनोएट लिख क्यों दिया? तो मैं इस कंपाउंड को एक बार फिर से लिख लेता हूँ. कंपाउंड क्या है? कंपाउंड इज CH3COO. तो मैं इसको थोड़ा सेपरेट लिख रहा हूँ, COO इस तरह से. Then C2H5 मैं अगेन थोड़ा अलग करके लिख लेता हूँ, CH2CH3. So this was the actual compound जहाँ फॉर्म हुआ है. अब इसका कंपाउंड का नाम क्या है? इथाइल इथेनोएट, राइट? तो अगर मैं इस कंपाउंड का नाम लिखना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना है? सबसे पहली चीज, मुझे इस कंपाउंड में पहले फाइंड आउट करना है कि इधर मेरा जो फंक्शनल ग्रुप है वो कहाँ है. फंक्शनल ग्रुप बेसिकली अटैच्ड है इस वाले पार्ट के साथ, और जो रेस्ट पार्ट है इसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूएंट. तो सब्स्टिट्यूएंट टोटल कितने कार्बन है? 2 कार्बन, ठीक है? सो दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू राइट
द वर्ड इथाइल। इथाइल क्यों? क्योंकि दो कार्बन सब्स्टिट्यूएंट में थे, ठीक है, साइड ग्रुप है, तो दो कार्बन तो इथ एंड सब्स्टिट्यूएंट तो वाइल तो आएगा ही आएगा। नाउ द पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? एक, दो, तो दो कार्बन के लिए अगेन क्या लिखेंगे? इथ, एंड बोथ द कार्बन्स आर हैविंग सिंगल बॉन्ड इन बिटवीन, तो इसलिए ए एन भी आएगा इसके साथ। नाउ अब ये एस्टर ग्रुप है, तो एस्टर ग्रुप के लिए सफिक्स क्या होता है? OH, दैट इज व्हाई द नेम इज इथाइल इथेनोएट। आई होप अभी आपको इजीली क्लियर हो गया होगा, राइट? तो मूव करते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन में बी पार्ट। Oh yes. So the next question is write the balanced chemical equation for the formation of compound C। मतलब जब ये एस्टर बना होगा तो इस एस्टर के बनने के लिए जो हमने केमिकल रिएक्शन पढ़ी है उसकी प्रॉपर केमिकल रिएक्शन मुझे चाहिए बैलेंस्ड, जो लिखनी है अभी यहाँ। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज राइट द केमिकल प्रोसेस। अब इस केमिकल प्रोसेस का नाम क्या है ये भी बताना है, ठीक है? दोनों के नंबर मिलेंगे, ठीक है? सो मूवते हैं आगे। तो अगर हम बात करें बी पार्ट की, तो ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को बोल रहे हैं सबसे पहले क्या हम? एस्टरिफिकेशन प्रोसेस। हो क्या रहा है इस प्रोसेस के अंदर? अगर हम इथाइल अल्कोहल ले रहे हैं, दैट इज इथेनॉल, और इसको रिएक्ट कराएं एसिटिक एसिड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ अ एसिड कैटलिस्ट, मतलब मैं यहां लिख सकता हूं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या फॉर्म कर देगा? एस्टर। क्या नाम था इस एस्टर का? इथाइल इथेनोएट। क्या नाम है? इथाइल इथेनोएट। नाम आपको लिखना आना चाहिए, कैसे लिखते हैं, या आपको नाम याद रखना पड़ेगा, राइट? अगेन water is released in this reaction. Now the last part of the question, so the last part of the question is when compound C is treated with sodium hydroxide, that is NaOH, it yield back the compound B। हमें वापस से compound B यानी कि अल्कोहल मिल जा रहा है, and along with this हमें मिल रहा है एक सोडियम सॉल्ट ऑफ D, ठीक है? एक सोडियम का सॉल्ट मिल रहा है जिसको हम D नाम दे रहे हैं। तो अगेन क्वेश्चन है राइट द केमिकल इक्वेशन जिसमें डी फॉर्म हो रहा है, एंड व्हाट आर द टू मेजर व्हाट आर द मेजर कमर्शियल यूजेस और द एप्लीकेशंस ऑफ दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। सो बेसिकली सबसे पहले बात करते हैं इस रिएक्शन को बोलते क्या है। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं स्पोनिफिकेशन। क्या बोलते हैं रिएक्शन को हम? स्पोनिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है? अब स्पोनिफिकेशन रिएक्शन के अंदर हो क्या रहा है कि जो ये हमारा एस्टर था, इस एस्टर को वापस रिएक्ट कर रहे हैं हम NaOH के साथ। तो अगर मैं इस NaOH को ब्रेक कराऊं इस एस्टर के साथ, तो मुझे क्या करना है? इस एस्टर को ब्रेक कर देना है राइट फ्रॉम हियर। मैंने CH3COO वाला पार्ट अलग कर दिया एंड C2H5 वाला पार्ट अलग कर दिया। अब इस NaOH में क्या करना है? इसको अलग करके लिख दो Na एंड OH। ये Na वाला पार्ट इस वाला ऑक्सीजन कंबाइन करेगा एंड दिस OH गोइंग टू कंबाइन विद दिस C2H5। तो डायरेक्टली नाम लिखना है CH3COO। देखो यहां तक पूरा सेम है, बस यहां के बाद क्या आ गया? Na, राइट? नेक्स्ट पार्ट में क्या हो रहा है? C2H5 साथ में क्या गया? OH। तो ये हमारा वही अल्कोहल था जिससे ये बनाया हमने, एंड यहां पर एक और कंपाउंड मिला है एंड द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज सोडियम एसीटेट, या इसको हम एक और नाम से जानते हैं सोडियम इथेनोएट। फॉर्मूला इज CH3CONA, राइट? नाउ बात करते हैं इसके कमर्शियल एप्लीकेशन की। कहाँ यूज हो रहा है? इंडस्ट्रीज में। ये तो इंडस्ट्री में इसका जो मेन यूज है ऑन द लार्ज स्केल, इट इज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप्स। इसे सोप बनाए जा रहे हैं। तब सोचोगे इसमें सोप कहाँ बन गया? तो अगर इस कंपाउंड को ध्यान से देखोगे बेटा तो तुम्हें दिखाई देगा कि ये सोप ही है। ये क्या है? CH3CONA। CH3 मतलब एल्काइल ग्रुप, दिस इज COONA, दिस इज अ जनरल फॉर्म ऑफ अ सोप, ठीक है? तो इस रिएक्शन के थ्रू हम आराम से सोप बना सकते हैं, क्लियर है? एंड दैट इज द मेन application of this reaction. Which reaction? Sponification reaction. So now we are moving to our next important question. So the next important question is soaps and the synthetic detergents are two type of cleansing actions which we are using daily. तो पहला क्वेश्चन ये होता है कि अब इन दोनों में एक डिफरेंस क्रिएट करना है। जो हम डिफरेंस क्रिएट करेंगे इन दोनों में, सोप में और डिटर्जेंट में, इट शुड बी बेस्ड ऑन देयर केमिकल कंपोजिशन। नेक्स्ट, इनका परफॉर्मेंस इज हार्ड वाटर की कैसे हार्ड वाटर में रिएक्ट कर रहे हैं, एंड द नेक्स्ट इज देयर बायोडिग्रेडेबिलिटी, कि बायोडिग्रेडेबल है या नहीं है, राइट? तो सबसे पहले ये डिस्कस करना शुरू करते हैं। सो हियर वी हैव द टेबल जहां कुछ डिफरेंसेस हैं, जस्ट सी द टेबल, और ये जो डिफरेंसेस हैं इन डिफरेंसेस को एक बार रीड आउट कर लो। तो यहाँ तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं, एंड दीज थ्री इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आर केमिकल कंपोजिशन, हार्ड वाटर एक्शन एंड द बायोडिग्रेडेबिलिटी। सो नाउ पहला पार्ट, अगर मैं बात करूं सोप्स की, तो दीज आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स।
या हम यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड वर्ड बोल सकते हैं, राइट। अगर हम डिटर्जेंट की बात करें तो दीज आर अमोनियम और द सल्फोनेट सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, और वी कैन अगेन से दैट दीज आर द सोडियम और द पोटेशियम salt of long chain sulfonic acids, ठीक है, हम ये भी बोल सकते हैं। तो आपकी चॉइस, आप दो लिखना चाहो, ठीक है, इट्स अप टू यू, जो आपको इजी लगे। सो द नेक्स्ट थिंग इज देयर एक्शन विद हार्ड वाटर। हार्ड वाटर में कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। तो सोप की बात करें तो भैया बिल्कुल इनइफेक्टिव है, बिल्कुल काम नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? सिंपल सा रीजन है, जब भी इसको हार्ड वाटर में यूज करेंगे तो एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म होगा जो थोड़ा कर्डी होगा, और उसको बोलेंगे व्हाइट प्रेसिपिटेट। नाम क्या है इसका? स्कम। नाम क्या है? स्कम। बन क्यों रहा है? बिकॉज पानी जो होता है हार्ड वाटर, इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट से सॉल्ट होते हैं, दैट इज कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम सल्फेट। मतलब कैल्शियम या मैग्नीशियम के दो सॉल्ट्स हो सकते हैं अलग अलग। और ये जो सॉल्ट है, ये सॉल्ट क्या करते हैं? सोप के साथ रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करने के बाद ये फॉर्म कर देते हैं ये स्कम, जो कि प्रेसिपिटेट है, जिसकी वजह से अच्छी तरह से लेथर फॉर्म नहीं हो रहा, झाग अच्छी तरह से नहीं बन पा रहे, बबल्स नहीं बन पा रहे अच्छी तरह से। और जब तक कि झाग बबल्स नहीं बनेंगे, ठीक है, लेथर नहीं फॉर्म होगा, क्लींजिंग एक्शन नहीं होगा। दैट इज व्हाई सोप इज इनइफेक्टिव इन हार्ड वाटर। बट अगर बात करें डिटर्जेंट्स की, तो इसको फर्क नहीं पड़ता, पानी सॉफ्ट है हार्ड, दोनों में बराबर काम करता है। ओके, सो नाउ द थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट, द बायोडिग्रेडेबल। सो सोप्स की बात करें तो दे ऑल आर बायोडिग्रेडेबल, और साथ में कैसे? इको फ्रेंडली, कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे पर्यावरण को। लेकिन डिटर्जेंट की बात करें तो कैसे हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब इको फ्रेंडली बिल्कुल नहीं है, बट स्टिल वी आर यूजिंग इट। क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि मशीन में अब साबुन डालकर तो सफाई होगी नहीं, डालना तो डिटर्जेंट ही पड़ेगा। और अगर मशीन यूज ना करें तो हाथ से आजकल कौन कपड़े धो रहा है भाई? बहुत मुश्किल काम है, राइट। तो हमें चाहिए एक हेल्पर, कौन? वॉशिंग मशीन। किससे चलती है? डिटर्जेंट से। एंड दैट इज द मेन रीजन हमें इसको यूज करना पड़ रहा है, मजबूरी है हमारी। सो moving to the next part of the question. So next part of the question is explain why soaps fail to clean effectively in hard water, whereas detergents can clean effectively in both hard and soft water. तो वैसे तो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है, फॉर्मेलिटी तो करनी ही है। तो क्या करना है? हार्ड वाटर की बात करें तो ये इसके अंदर क्या हो रहा है? कुछ सॉल्ट्स हैं। कैसे सॉल्ट्स हैं? हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, क्लोराइड्स, सल्फेट्स, किसके? सोडियम, सॉरी कैल्शियम के या फिर मैग्नीशियम के। और ये सॉल्ट्स क्या कर रहे हैं? ये सॉल्ट जब भी कंबाइन रिएक्ट करते हैं सोप मॉलिक्यूल्स के साथ, तो ये एक प्रेसिपिटेट फॉर्म कर देते हैं, जिसको हम बोल रहे हैं स्कम, जिसकी वजह से ये इफेक्टिवली काम नहीं कर पा रहा। लेकिन अगर हम डिटर्जेंट्स की बात कर रहे हैं तो इन केस ऑफ डिटर्जेंट्स दे डू नॉट फॉर्म एनी इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट। कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म ही नहीं हो रहा, प्रॉपर क्वांटिटी में लेथर फॉर्म हो रहा है, झाग फॉर्म हो रहा है। तो अगर लेथर झाग प्रॉपर फॉर्म हो रहा है तो अच्छी तरह से क्लीनिंग होगी, इफेक्टिवली काम होगा। बट सोप नहीं कर पा रहे बेचारे। So moving to the next question now. So this is the last question of our day. So this question is again based on soap and detergent. और मैं बता दूं, सोप और डिटर्जेंट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सोप डिटर्जेंट से हर बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन 2015, 2021, 2024 और आगे भी आता रहेगा और आता है, राइट। सो पहला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया, व्हाट इज स्कम, ठीक है। तो अभी थोड़े पहले डिस्कस किया स्कम होता क्या है, राइट। फिर क्वेश्चन पूछा विच स्पेसिफिक आयंस प्रेजेंट इन हार्ड वाटर व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर इट्स फॉर्मेशन। कौन से स्पेसिफिक आयन की वजह से ये फॉर्म हो रहा है, वो भी डिस्कस कर लिया भाई। दो ही आयन है, या तो कैल्शियम 2 पॉजिटिव या मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, राइट। नाउ राइट द रिस्पेक्टिव केमिकल इक्वेशन शोइंग द स्कम फॉर्मेशन। तो तसल्ली के लिए बस दिखा देता हूं करना क्या है। दिस इज, सॉरी नॉट दिस वन, ओह यस, ए, दिस इज द ए पार्ट ऑफ द इक्वेशन, जहां हमने बात की कैल्शियम या मैग्नीशियम सॉल्ट आयंस की। बट केमिकल इक्वेशन की बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो केमिकल इक्वेशन क्या है? C17H35COONA। ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड बोल रहे हैं सोप। अगर लग रहा है कि ये बहुत बड़ा सा फॉर्मूला है, तो इन शॉर्ट आप बस इतना याद करो, RCOONA। अभी R क्या होता है? एल्काइल ग्रुप। ये एक जनरल फॉर्म है सोप की। तो ये मान के चलो, अगर ये जनरल फॉर्म ऑफ सोप रिएक्ट करता है किसी भी एक कैल्शियम के कंपाउंड के साथ, मान लो मैंने कैल्शियम क्लोराइड लिया, तो ये कैल्शियम क्लोराइड का सॉल्ट है जो कहां प्रेजेंट है? हार्ड वाटर में। ये क्या करेगा? इस सोप के साथ रिएक्ट करेगा और क्या फॉर्म कर देगा? ये फॉर्म करेगा RCOOCA, और ये जो कंपाउंड है इसका हो जाएगा होल ट्वाइस, ठीक है। और ये जो कंपाउंड बना है इसी को हम बोल रहे हैं स्कम, राइट। सब में बन जाएगा NaCl, इसको बैलेंस कर देते हैं तो ये हो गया इसका बैलेंसिंग।
सो दिस इज द कंप्लीट रिएक्शन जहां पर स्कम फॉर्मेशन हो रहा है. सेम रिएक्शन में मैग्नीशियम क्लोराइड भी ले सकते थे, क्योंकि मैग्नीशियम भी प्रेजेंट हो सकता है. यहाँ बस क्या करता है, जहां सी है वहां पे क्या होता है Mg, एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्कम. और इसी तरह स्कम फॉर्मेशन होता है. बट यहाँ एक एग्जैक्ट फॉर्मूला दिया है स्कम के लिए, यू कैन लर्न दिस ऑल्सो. इट्स योर चॉइस. ओके, moving to B part of the question. So B part of the question is describe the structural components of soap. सोप के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बताने कि सोप के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट है, राइट. नेक्स्ट पार्ट, एक्सप्लेन द ओरिएंटेशन ऑफ हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक एंड्स व्हेन formed a missile in water. So this is answer. You can see the B part. So in B part हम पहले बात कर रहे हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ सोप की. तो अगर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ सोप की बात करें तो कोई भी एक सोप मॉलिक्यूल दिखता कैसा है, कुछ इस तरह का. ठीक है, ये कह रहे सर ये क्या पहाड़ सा बना दिया, बेटा यही क्या है, सोप मॉलिक्यूल. ठीक है, तो ये जो सोप मॉलिक्यूल है दिखता हालांकि कुछ और है, बट सोप मॉलिक्यूल ही है. बट इस वाले पार्ट को यहाँ बोलते हैं हेड, एंड दिस पार्ट इज नोन एज टेल. अभी हेड और टेल में दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं. हेड जो है वो होता है हाइड्रोफिलिक. हेड कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक, अर्थात ये जो पार्ट है इट इज वाटर लविंग पार्ट, पानी से बहुत प्यार है इसको. एंड दिस पार्ट इज हाइड्रोफोबिक. मैं ऊपर लिखा, मैं यहीं से टेल में मार्क करता हूँ, ये कैसा हाइड्रोफोबिक. क्लियर है, मतलब वाटर हीटिंग. अब ये जो पार्ट है, जो टेल वाला पार्ट है, इसके बारे में थोड़ा ऊपर लिखा भी है दैट इट इज द लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, दैट इज आर ग्रुप. ये जो पूरा चेन है ये आर ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है. इट मींस दिस इज द नॉन पोलर पार्ट ऑफ दिस चेन. नॉन पोलर पार्ट मतलब यहाँ कोई भी चार्ज पार्टिकल नहीं है. क्लियर है, या कोई चार्ज या आयन क्रिएट नहीं हो रहा. एंड दिस पार्ट इज टोटली इनसॉल्युबल इन वाटर, मतलब वाटर हीटिंग की वजह से वाटर में घुलेगा तो बिल्कुल भी नहीं. बट अगर हम बात करें ऑयल या डर्ट की, तो ऑयल और डर्ट को ये पूरी तरह से अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है, या उसके साथ डिसॉल्व हो जाएगा. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट व्हिच इज हाइड्रोफिलिक हेड. अगर हाइड्रोफिलिक हेड की बात करें तो मैंने बताया हाइड्रोफिलिक हेड क्या है, ये लाइट, ये कैसा पार्ट है जो वाटर लविंग है. हाइड्रोफिलिक है ना, तो ऑब्वियसली वाटर लविंग होगा. अब मिसल के ओरिएंटेशन की बात करते हैं. तो अगर मैं एक छोटा सा मिसल बनाऊं यहाँ, तो ये मिसल में क्या होता है कि जितने भी ये सोप मॉलिक्यूल्स हैं ये कुछ इस तरह से बनेंगे. ठीक है, ये जो सोप मॉलिक्यूल्स हैं ये किसी भी एक ऑयल या डर्ट को कुछ इस तरह से चारों तरफ से क्या करेंगे, सराउंड कर लेंगे, घेर लेंगे और छोटा सा क्लस्टर फॉर्म कर देंगे इसकी तरफ. ठीक है, ये जो डॉट यहाँ दिखा रहा हूँ बीच में, ये है एक्चुअली ऑयल या डर्ट, कुछ भी गंदगी है. और ये सारे सोप मॉलिक्यूल अपने कार्बन चेन के थ्रू, दैट इज अल्काइल पार्ट के थ्रू इससे कंबाइन होना शुरू हो जाएंगे. सेम चीज ऊपर भी है दैट जो भी हाइड्रोफोबिक कार्बन चेन है, ये जो हाइड्रोकार्बन है वो एक क्लस्टर फॉर्म करेगा. ठीक है, और ये क्लस्टर जो है डायरेक्टली कंबाइन करा ऑयल और ऑयल एडेड के पार्टिकल साथ, और जो उसका हाइड्रोफिलिक एंड है, जो आयनिक एंड है वो बाहर की तरफ होगा टुवर्ड्स द वाटर. राइट, नाउ द सी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. So if you see the C part of the question, so what is the C part? So in C part, here we have this is the C part. Why does missile formation not take place in ethanol? अब ये important है भाई कि अगर हम इथेनॉल में सोप को यूज करें, मतलब मैं सोचूं भाई इथेनॉल से मैं साबुन लगाऊं इथेनॉल और उसे कपड़े धो दूं, तो पॉसिबल होगा या नहीं? देखो प्रैक्टिकली तो इम्पॉसिबल ही है. क्यों इम्पॉसिबल है? क्योंकि हम इथेनॉल की बात करें तो भैया यह एक ऑर्गेनिक नॉन पोलर सॉल्वेंट. क्या सॉल्वेंट है? ऑर्गेनिक भी है और नॉन पोलर भी है. तो अगर नॉन पोलर है तो इसका जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होगा सोप का, इट विल गोइंग टू डिसॉल्व इजीली इन इथेनॉल. मतलब हाइड्रोफोबिक पार्ट इथेनॉल के साथ इजीली डिसॉल्व हो जाएगा. और अगर ऐसा होता है सो देयर विल बी नो हाइड्रोफोबिक रिपल्शन बिटवीन द सोप एंड टेल, एंड इथेनॉल सोप मॉलिक्यूल स्टेज कंप्लीटली डिसॉल्व, प्रिवेंटिंग द मिसल फॉर्मेशन. मतलब मिसल फॉर्मेशन होगा ही नहीं. सोचो अगर मिसल फॉर्मेशन नहीं होने तो काय की सफाई, कुछ नहीं होगा, नो क्लीनिंग एक्शन विल बी देयर. तो दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो. सो आई होप ये वीडियो आपको थोड़ी पसंद आई होगी. तो इफ लाइक द वीडियो जस्ट शेयर, सब्सक्राइब, share the video with your friends also and stay connected. ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम और थोड़े और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ सॉल्व करते रहेंगे या और कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे. स्टे कनेक्टेड, स्टे फोकस्ड, पढ़ाई करते हैं मजे से. ओके, बाय बाय.